हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, इस क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि आपका उदारवादी और उग्रवादी चरण हो चुका है। तो आज हम आंदोलन का तीसरा चरण करने वाले हैं। तो ये तीसरे चरण की शुरुआत 1919 से होती है और ये 1947 तक चलता है, और इस चरण को गांधी युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के तीसरे चरण में क्या होता है कि गांधी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश होता है, और इस चरण में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। तो हमको इन्हीं सभी आंदोलन को पढ़ना है। तो आगे देखते हैं। पहले हम गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। तो आपको ये डेट याद रखनी है। और कहाँ होता है, तो ये गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर होता है। और पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए, तो ये 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। और दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, तो ये 9 जनवरी 1915 को आए। तो आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है। तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। और 1916 में इन्होंने अहमदाबाद के पास में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। कहाँ की? अहमदाबाद के पास में। और कब की? 1916 में। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। और 1917 में बिहार के चंपारण में इन्होंने किसान आंदोलन चलाया, ये हम पढ़ चुके हैं। और 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह तथा अहमदाबाद मिल आंदोलन चलाया। तो सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ की गई थी, तो ये अहमदाबाद के मजदूरों के लिए की गई थी, ये आपको याद रखना है। और गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा है, तो सबसे पहले महात्मा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ये याद रखना है। और महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा है, तो ये विंस्टन चर्चिल कहा है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपको याद रखने दोनों फैक्ट। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा कब दिया, तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। आगे देखते हैं। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो मुस्लिम देशों पर ब्रिटिश के अत्याचार के खिलाफ अली बंधुओं द्वारा, किसके द्वारा? अली बंधुओं द्वारा। और कौन कौन थे ये? मोहम्मद अली और शौकत अली। इनके द्वारा वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। कब चलाया जाता है? 1919 में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो इसका समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और इस आंदोलन के बाद क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़ती है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस पूछ लेगा कब मनाया गया, तो ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। आगे देखते हैं। बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने, तो इन जो ये एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और खिलाफत आंदोलन, इन सब के विरोध में यानी कि इन सब के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया। तो क्या किया? असहयोग आंदोलन। इसमें क्या था कि अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का सहयोग मिला। तो गांधी जी को क्या होता है कि इसमें कांग्रेस है वो असहयोग आंदोलन में उनका साथ देती है, और हिंदू मुसलमान पुनः एक हो जाते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने किस अधिवेशन में रखा, तो ये 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में रखा। आगे देखते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो पूछेगा इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया, तो ये देशबंधु चित्तरंजन दास को ही देशबंधु कहा जाता है। तो ये पूछ लेगा देशबंधु किसे कहते हैं। इन्होंने और मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया था, असहयोग आंदोलन का। मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पारित हो गया। तो प्रस्ताव कैसे पारित हुआ था कि मोतीलाल नेहरू जी और अली बंधुओं ने इसका समर्थन किया था, असहयोग प्रस्ताव का। और विरोध किसने किया था, तो ये चित्तरंजन दास जी ने और मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। तो इस प्रस्ताव की पुष्टि किसमें की गई, तो ये नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में।
मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब पूछ लेगा। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में किसको गिरफ्तार किया गया? तो ये मोहम्मद अली को किया गया था। आगे देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो कौन कौन सहमत नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल, ये लोग सहमत नहीं थे और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बात करते हैं चौरी चौरा कांड। तो ये चौरी चौरा कांड ये 5 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। 4 या 5 फरवरी जो ऑप्शन में हो उसको लगा देना, दोनों नहीं देगा। अगर दोनों दे तो आप 5 फरवरी लगाएंगे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा नामक स्थान पर। तो ये चौरी चौरा ये कहाँ है? ये गोरखपुर में है। असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। टोटल कितने की मृत्यु हुई थी? 22 लोगों की, 22 पुलिस वालों की। तो किसने की थी ये? जो असहयोग आंदोलनकारी थे, इन्होंने, असहयोग आंदोलन वालों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी। गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस घटना के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद क्या होता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित हुआ? तो ये चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित हुआ। आगे देखते हैं। 1922 में हुए मेवाड़ भील आंदोलन। तो मेवाड़ में भील आंदोलन हुआ था, इसके नेता कौन थे? तो ये इसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। ये नाम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। बात करते हैं स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1922 में इलाहाबाद में। ये स्थान आपको याद रखना है। 1922 में इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई? चित्तरंजन दास जी एवं मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास जी ने एवं मोतीलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं। बात करते हैं कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब होता है? 1924 में। और इस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। तो गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, और किस अधिवेशन में बने हैं? तो ये बेलगांव अधिवेशन में। आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। पूछेगा किस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो ये बेलगांव अधिवेशन में की, और सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना साचेंद्र सान्याल के द्वारा की गई 1924 में कानपुर में। और पूछेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट है और ये इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो जब सोशलिस्ट की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना भगत सिंह जी द्वारा 1928 में दिल्ली में की गई। बात करते हैं काकोरी कांड की। तो काकोरी कांड कब होता है? तो ये 9 अगस्त 1925 को होता है। आपको ये जितने भी आंदोलन हैं इनकी डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो वो डेट से ज़रूर पूछ सकता है। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। इसमें क्या होता है? 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। तो कहाँ लूटा था? काकोरी नामक स्थान पर, रेल विभाग का खजाना। तो ये काकोरी पूछ लेगा ये कहाँ है? तो ये लखनऊ जिला में है काकोरी स्थान। सरकारी खजाना लूटने का विचार पूछेगा किसका था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का था। इसके बाद क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इनको क्या होता है? दिसंबर 1927 में फांसी की सज़ा दी जाती है। काकोरी कांड के बाद इनको दिसंबर 1927 में फांसी की सज़ा दी जाती है। बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया साइमन कमीशन। इसे वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, पूछ लेगा वाइट मैन कमीशन किसको कहते हैं? तो ये साइमन कमीशन को कहा जाता है। तो इसे वाइट मैन कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी के सभी कहते हैं अंग्रेजी सदस्य थे, इसलिए इसको वाइट मैन सदस्य भी कहा जाता है, यानी कि गोरे आदमियों की संस्था। इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है साइमन कमीशन, तो अध्यक्ष कौन होंगे? साइमन ही होंगे। आगे देखते हैं। इसमें किसी भी भारतीय के सदस्य न होने के कारण इसका विरोध हुआ। तो इस समिति में क्या था कि एक भी भारतीय नहीं था, जिसके बाद क्या होता है? साइमन कमीशन का विरोध होता है और इसके विरोध में नारे लगाए जाते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं।
अब बात करते हैं लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बारे में। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग यानी कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी से घायल और बाद में मृत्यु। तो ये क्या होता है कि साइमन कमीशन के विरोध में क्या कर रहे होते हैं, प्रदर्शन कर रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है पुलिस की लाठी इनके लगती है सर पर, और जिसके बाद ये पहले तो घायल हो जाते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। तो पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली किसने मारी? तो ये भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने मारी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1919 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह जी ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। तो पूछा किसने बम फेंका था? तो ये भगत सिंह जी एवं बटुकेश्वर जी ने फेंका था। और किस बिल के खिलाफ फेंका था? तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में फेंका था। बात करते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में। तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। तो पूछ लेगा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में रखा गया था? तो ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 को, डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। तो तिरंगे झंडे को कब फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, यानी कि निश्चय किया गया। किस दिवस के रूप में? 26 जनवरी को मनाया जाएगा स्वाधीनता दिवस के रूप में। आगे देखते हैं। पूछ लेगा स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को किस अधिवेशन में मनाने का निश्चय किया गया? तो ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 का। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च, और इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ, कहीं कहीं 79 भी दिया हुआ है, तो 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया, और 24 दिनों तक ये यात्रा चली थी। तो पूछ लेगा कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई, और ये अभी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से करते हैं गांधी जी? तो ये साबरमती आश्रम से करते हैं, और 322 किलोमीटर दूर कहाँ जाते हैं? ये दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की। तो जो नेपोलियन थे उन्होंने एल्वा से पेरिस यात्रा की थी, तो गांधी जी की इस यात्रा की तुलना किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे देखते हैं। बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, यानी कि राउंड टेबल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। कब होता है? 12 नवंबर 1930 को। और इस समय अध्यक्षता किसने की थी? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने। तो ये याद रखना है डेट आपको, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की 12 नवंबर 1930। इसमें डेट ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ, तो ये कब हुआ? 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो ये आपको याद रखना है, गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है 4 मार्च 1931 को। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हुआ कि जो गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ, इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, और इस पैक्ट यानी कि समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लेगा दिल्ली समझौता कौन सा है? तो ये गांधी इरविन समझौता है। और इस समझौते में क्या हुआ था कि भारतीय कहीं भी नमक बना सकते हैं और अपने मतलब व्यापार अपना कर सकते हैं। ये बहुत सारे समझौते हुए थे इसमें, वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बात करते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये कब होता है? तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ।
महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। तो गांधी जी ने किस में भाग लिया था पूछेगा, तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन ये कैसा रहा था, ये असफल रहा था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। तो यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनेगा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे देखते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये कब होता है? ये होता है 17 नवंबर 1931 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि पहला कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को, और तीसरा कब होता है? 17 नवंबर 1931 को। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो ये लंदन इंग्लैंड में हुए थे। और इसमें पूछा किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। तो उस समय स्थगित किया गया था, लेकिन वापस कब लिया गया था? तो ये 7 अप्रैल 1934 को लिया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु जी को फांसी की सज़ा मिली। तो इन लोगों को फांसी की सज़ा कब मिली? 23 मार्च 1931 को। आगे देखते हैं। बात करते हैं पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता की। तो ये किसके मध्य हुआ? तो ये गांधी जी एवं अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य हुआ। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा किसके मध्य हुआ और कब होता है ये? तो 24 सितंबर 1932 को। और ये जगह भी आपको याद रखनी है, कहाँ होता है? पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में होता है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय। तो ये भी आपको याद रखना है कि गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ, लेकिन हस्ताक्षर किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय जी ने। इसमें क्या होता है? इस समझौते में प्रांतीय विधानमंडल में सीटें क्या होंगी? 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाएंगी, और उनमें से 18% सीटें क्या होंगी? आरक्षित कर दी जाएंगी, यानी कि रिजर्व कर दी जाएंगी। आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। तो पूछेगा पहली बार कब अध्यक्षता की थी? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। तो गांधी जी ने किसके प्रतिनिधि बनाया था? किसको प्रतिनिधि बनाया था अध्यक्षता के लिए? तो ये पट्टाभी सीतारामैया जी को बनाया था, लेकिन इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बने। तो पट्टाभी सीतारामैया जी को हराकर कौन अध्यक्ष बन जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसके बाद क्या कहते हैं गांधी जी कि ये जो पट्टाभी सीतारामैया हारे हैं, ये उनकी हार नहीं, ये गांधी जी की हार है। तो वैसे भी इनकी आपस में बनती नहीं थी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी की। तो इसके बाद क्या होता है? ये पुनः अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण ये क्या करते हैं? अध्यक्षता से इस्तीफा दे देते हैं। और इसके बाद कौन अध्यक्ष बनता है? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है, पिछली बार का पूछा हुआ प्रश्न है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के बाद इस्तीफा देने के बाद कौन अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। आगे देखते हैं। बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। तो ये 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। तो कब घोषणा होती है अगस्त प्रस्ताव की? 8 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की जाती है। इसमें क्या होता है कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक शामिल करना, इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं थी। तो क्या करना था? औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना था, और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करना था। तो जो कांग्रेस व लीग यानी कि मुस्लिम लीग ने क्या किया? इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तो पूछ लेगा कि अगस्त प्रस्ताव को किसने स्वीकार नहीं किया? तो कांग्रेस व लीग ने स्वीकार नहीं किया। और आया कब? 8 अगस्त 1940 को। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे इस समय। आगे देखते हैं। बात करते हैं क्रिप्स मिशन। तो ये कब आया? ये 1942 में आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, तो जिसके नाम से होता है ये मिशन, वही अध्यक्षता करता है। तो क्रिप्स की अध्यक्षता किसने की? स्टेफर्ड क्रिप्स ने। मिशन को मार्च 1942 में भारत भेजा। तो किसने भेजा था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल ने। इस मिशन का उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। तो पूछ लिया क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। आगे देखते हैं।
गांधी जी ने इस मिशन के बारे में एक बात कही थी, ये आपको याद रखना है। तो गांधी जी ने बोला था, यह आगे की तारीख का एक चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो पूछ लेगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा किसने बोला है, तो ये गांधी जी ने बोला है। और ये स्टेटमेंट किसके लिए बोला है, तो ये क्रिप्स मिशन के लिए बोला गया है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये महत्वपूर्ण था। ये कब स्टार्ट होता है, 1942 में। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, ये स्थान आपको याद रखना है, वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। और ये इनका अंतिम आंदोलन था गांधी जी का। इन्होंने बोला था ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष रहेगा, इसमें पूरी जान लगा देंगे। तो 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर नहीं ग्वालिया हुआ, ये ग्वालियर टैंक में हुई। तो ये आपको बैठक याद रखनी है, कहाँ होती है, ग्वालियर टैंक में होती है। कांग्रेस की कार्य समिति ने इस आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। तो पूछ लेगा कांग्रेस की कार्य समिति ने कब इस आंदोलन को स्वीकार किया था, भारत छोड़ो आंदोलन को, तो 8 अगस्त 1942 को। और जो गांधी जी हैं, इन्होंने इस आंदोलन के दौरान ही नारा दिया था, करो या मरोगा। आगे देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ये डेट आपको याद रखनी है। और इसके बाद क्या होता है, गांधी जी और जो कांग्रेस के अन्य जो महत्वपूर्ण नेता थे, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस आंदोलन में। 9 अगस्त 1942 को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को तो पूना के आगा खां महल में रखा जाता है। ये पूछ लेगा कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो ये पूना के आगा खां महल में रखा गया था। और जो अन्य सदस्य थे, इनको अहमदनगर के दुर्ग यानी कि अहमदनगर के किले में रखा गया था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब होती है, 1943 में, 1942-43 में। और सर्वप्रथम विचार किसके मन में आता है ये आज़ाद हिंद फौज का, तो ये कैप्टन मोहन सिंह के मन में सबसे पहले विचार आता है। लेकिन इसका जो सफलतापूर्वक गठन किया था, तो वो किसने किया था, तो ये किया था रास बिहारी घोष जी ने। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया जाता है। तो सर्वोच्च सेनापति किसको नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। और यहीं से क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन होता है। और इसके 3 ब्रिगेड बनाए गए थे, किसके, आज़ाद हिंद फौज के। पहला था सुभाष ब्रिगेड, दूसरा गांधी ब्रिगेड, और तीसरा जो था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ये किसके लिए था, महिलाओं के लिए। तो पूछ लेगा कि आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए कौन सा ब्रिगेड था, तो ये लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ये नाम आपको याद रखना है। 8 नवंबर 1945 को जापान ने, किसने, जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं, ये जापान के थे। तो किसको सौंपा थे, ये सुभाष चंद्र बोस को दिए थे। कब दिए थे, 8 नवंबर 1945 को, किसने, जापान ने। उसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी इनका नाम परिवर्तन कर देते हैं और अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप रखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अंडमान का नाम क्या रखा था और निकोबार का नाम क्या रखा था। तो अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज्य द्वीप, किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन ये कब होता है, तो ये प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना, किसके लिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श लेने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। तो भारत में कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया था, संविधान सभा की स्थापना हो और जो भी समस्याएं हैं उस समय, तो उन पर भारतीयों के विचार विमर्श लिए जाएं, इसलिए कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये पैथिक लॉरेंस ने किया था। और ये पैथिक लॉरेंस कौन थे, तो ये भारतीय सचिव थे। और अन्य सदस्य की बात की जाए तो इसके अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके अन्य सदस्य थे। और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स ये कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे किसके, बोर्ड ऑफ ट्रेड के। तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, ये कौन थे, ये नौसेना मंत्री थे, नौसेना चीफ थे, यानी कि नेवी चीफ। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया गया था, तो 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, तो इन्होंने स्वीकार किया 25 जून 1946 को। इसके बाद आती है माउंटबेटन योजना। तो ये 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित होती है।
यानी कि भारत के विभाजन के लिए कब होती है प्रकाशित? 3 जून 1947 को। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। तो पूछ रहेगा भारत विभाजन के लिए कौन सी योजना प्रकाशित होती है, तो ये माउंटबेटन योजना आती है। आगे देखते हैं। इसको कांग्रेस ने 3 जून 1947 को, यानी कि जिस दिन प्रकाशित हुई उसी दिन कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने कुछ समय बाद 10 जून 1947 को स्वीकार किया था। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ आपको याद रखने हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया जाता है। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया जाता है? 4 जुलाई 1947 को। और 15 जुलाई 1947 को बिना संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा ये पास कर दिया जाता है। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास किया जाता है। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट होते हैं जो, वो इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और 15 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्रों यानी कि पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान में कब बटे? ये 15 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अधिराज्य की स्थापना होती है और भारत अधिराज्य की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 15 अगस्त 1947 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 15 अगस्त को भारत की और 14 अगस्त को पाकिस्तान की। तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो ये जॉर्ज सस्टम थे। तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो ये जॉर्ज सस्टम थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे जाएंगे कौन थे? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है इसके बाद वो हम पढ़ने वाले हैं जो भी एक्ट पास किए गए हैं किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। और उसके बाद में हम कांग्रेस के अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ेंगे। और उसी क्लास में हम उपाधियाँ वगैरह और जो भी वन लाइनर रह गए हैं उन सबको देख लेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब भी करते रहें। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।